में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड से संबंधित टॉपिक्स पर पढ़ाई की जाती है। असल में ये जो ब्रांच है स्पेशल कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, स्टडी करने के लिए बनाई गई है। कार्बन जो है उसका नेचर इतना वर्सेटाइल है, पूरे देखा जाए तो कार्बन हर चीज में ही है, और इसी कारण से कार्बन के लिए, कार्बन की स्टडी के लिए एक सेपरेट ब्रांच केमिस्ट्री में इजाद की गई है ताकि हम कार्बन को बहुत अच्छे से जान सकें। इसी के साथ अब हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कार्बन से। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल जो है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसी के साथ में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। 6 कैसे होता है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखिए ये कार्बन कंपाउंड है, इसकी जो इनर सेल है उसमें आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 2, और आउटर सेल में आप देखेंगे तो 4 हैं, 1 2 3 और 4। जब इनका हम टोटल करते हैं तो निकल आता है एटॉमिक नंबर। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2 और 4। तो असल में ये जो बाहर वाली ये जो गोला आपको दिख रहा है, या इसको हम कहते हैं बैलेंस सेल। इनको सेल्स बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, और असल में जो मुद्दा है वो पूरा बाहर वाली सेल का है। तो कार्बन हो या कोई भी कंपाउंड हो, वो हमेशा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे वो अपने 8 पूरा करना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 और 4 है। अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली में 4 हैं, और एटॉमिक नंबर 6 है। तो जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सेकंड पीरियड, इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। ये जो एलिमेंट वाली जो टेबल होती है उसमें ये सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड में, और 14 ग्रुप में आता है। तो जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी उसमें ग्रुप्स और पीरियड होते हैं। तो पीरियड इसका सेकंड है और ग्रुप जो है 14 है। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, और इसी वजह से इसकी बैलेंसी भी कितनी है? 4 ही है। इसको जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन की होती है पूरा करने के लिए? 4 की। असल में मैंने आपको बताया ना कि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है बैलेंस सेल में। ऊपर वाली सेल में इसको 8 चाहिए होते हैं हमेशा। द कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो बॉन्ड का मतलब आप समझ सकते हैं जुड़ाव होता है। तो ये बॉन्ड की यहाँ पे क्या बात है? कोवेलेंट बॉन्ड मतलब दोनों तरफ से जो बॉन्ड किया गया हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन की बैलेंस सेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 8 पूरे करने होते हैं। तो आखिरकार ये अपने 8 क्यों पूरे करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये पूरे करता कैसे है? पूरे करने के लिए ये क्या करता है, इसके खुद के पास में तो 4 हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं उनको शेयर करता है अपने आसपास वाले एटम से। तो या जो भी कोई चीज हो, एलिमेंट हो, सब्सटेंस हो, उससे ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो उसकी जरूरत को ये पूरा करेगा, और जो सामने वाला होगा वो इसकी जरूरत को पूरा करेगा। तो ये जो पेयर होता है बिटवीन 2 एटम्स, तो जैसे मान के चलो कार्बन है और बगल में भी कार्बन है, तो इस कार्बन के पास में, या कार्बन नहीं है, मान लो हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा? अपने 8 पूरे करने के लिए अपना उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और या फिर अपना उसको इलेक्ट्रॉन उसकी जरूरत करने के लिए दे देगा। और इस तरीके के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड ही कहते हैं। तो इस तरीके के बॉन्ड ये बनाते हैं। इट इज प्राइमरली फॉर्म्ड बिटवीन सेम नॉन मेटेलिक एटम्स। तो ये हमें नॉन मेटेलिक एटम्स में देखने को मिल जाएंगे जो कि सेम है, और इसके अलावा बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स, नॉन मेटेलिक एटम्स के बिटवीन भी मिल जाएंगे, और जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनमें भी देखने को मिल जाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सीधी सी ये बात है कि जो इनकी बैलेंस सेल है बाहर वाली, जहाँ पे अपने 8 पूरे करने चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसको पूरा करने के लिए ये आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन यही करता है, और ये ऐसा करते क्यों है अब ये जान लेते हैं। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन,
तो ये नोबल गैसेस जो होती हैं पीरियोडिक टेबल होती है। स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जितनी भी नोबल गैस हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके जो बैलेंस सेल होती है उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वो आराम से शांति से अपने खुश हैं अपने जीवन में, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है। पर अब कार्बन बेचारा, ये क्या गया, इसके पास में तो 8 है नहीं, इसके पास में तो 4 है। तो ये भटकती आत्मा की तरह इधर उधर से अपने 8 करने के चक्कर में घूमता रहता है, और ये चाहता है कि इसको 8 मिल जाए ताकि ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर ले और शांति से अपना जीवन यापन करे। कहने का मतलब ये है कि इसको हमेशा 8 करने होते हैं अपनी बैलेंस सेल में, पर इसके पास में 4 है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने आसपास वाले एटम से, चाहे वो कार्बन हो या कुछ और हो। इसको मतलब है अपनी भूख मिटाने से, इसको अपने 8 करने हैं बैलेंस सेल में। करता क्यों है? ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर सके, क्योंकि नोबल गैस के पास ऑलरेडी 8 होते हैं, तो ये भी चाहता है कि मेरे भी 8 हो जाए। तो सिंपल सी ये बात है कि ये इस वजह से करता है क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। तो जो एटम है, द एटम ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो फॉर्म बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के अलावा जो और भी एटम्स है कुछ, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी यही काम करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आखिरकार ये ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल मतलब मैंने आपको बताया ना कि इनको बड़ी हड़प होती है पेट में कि इनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में पूरे करने हैं। क्यों करने हैं पूरे? उसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो सारे एटम केवल नोबल गैस को छोड़ के मैंने आपको बताया कि उनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस सेल में। किसके पास? नोबल गैसेस के पास में। तो दूसरे शब्दों में कहें, बैलेंस सेल जो है उसमें ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। चाहते इस वजह से हैं ताकि उनमें स्टेबिलिटी आ जाए। तो नोबल गैसेस में तो पहले से स्टेबिलिटी है, तो यही कारण है कि ये ऑक्टेट रूल भी यही है, द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग द मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा प्रिंसिपल? जिसमें उनको चाहिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस सेल में किसी भी एटम के, और इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि कार्बन हो या कोई भी एटम हो, उसको अपने 8 पूरे करने होते हैं, काय के लिए? स्टेबल होने के लिए। और इनका जो सेल्स जो होती हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इससे क्या चीज होती है? कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये भी आपने याद रखना है। हम बात कर रहे थे बॉन्ड्स की, तो ये बॉन्ड्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। देखो पहले तो आप ये समझ लो कि एक जो बॉन्ड होता है इस तरीके का होता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरीके का दिखेगा आपको सिंगल, या फिर इस तरीके से दिख सकता है, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, ये 2 एटम को शेयर करने के बीच में होता है। तो ये रहे 2 एटम और इनके बीच में क्या है? बॉन्ड है। किसका बॉन्ड है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर और एक इधर। डबल बॉन्ड में इसी प्रकार से 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इधर और 3 इधर। तो सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड में 2, डबल बॉन्ड में 4 और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बता रहे हैं। बल्कि इनको बोलेंगे तो सिंगल बॉन्ड, और इसको डबल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएंगे। होते कहाँ हैं? ये एटम्स के बीच में होते हैं, ठीक है। और कब? जब वो शेयरिंग कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की, तब। तो एग्जाम्पल के लिए F2, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यही सब एग्जाम्पल हैं। आगे हम इसको और डिटेल में देखते हैं। ये तो आप अभी इतना समझ लो, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आप इनको इस तरीके से आपको आगे देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सिंगल बॉन्ड के। पहले देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के। तो ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ओनली 1 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है वो शेयर किया जाता है 2 एटम्स के बीच में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अदला बदली में। तो इसको रिप्रेजेंट एक डैश से करते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और इस प्रक्रिया में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है सिंगल वाला, ये इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, स्मॉलर डेंसिटी होती है, और ये कमजोर होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड से, पर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये हमें क्लोरीन, इनमें सब में देखने में मिलती है एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक HCl का देख लेते हैं। HCl molecule has 1 hydrogen atom with 1 valence electron and 1 chlorine atom with 7 valence electrons
इन दिस केस ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड बैलेंस सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन की बैलेंस सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी एक ही होता है, सिर्फ 1। और इसी प्रकार क्लोरीन जो है, इसका जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7। तो आप गिन सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन का ये जो बिंदी दिख रही है ये एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो यहाँ पे जब इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, तो हाइड्रोजन ने अपना एक एटम किसको दे दिया, क्लोरीन को। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। कैसे जुड़ गया अभी आप देख लो, इसके पास में 1 2 3 4 5 6 और ये सिंगल बॉन्ड का लगा है। तो मैंने बोला था एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 और 8। और इस प्रकार से क्लोरीन ने अपने 8 जो बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे कर लिए। तो इस तरीके के बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कहते हैं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसके पास में 7 थे तो इसने हाइड्रोजन से एक लेके अपने पूरे 8 कर लिए और ये कॉन्फ़िगर हो गया, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया। इसी प्रकार बात करते हैं अब डबल बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है। तो डबल बॉन्ड में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने ये पता ही है कि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2 पेयर हो गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं पार्टिसिपेटिंग एटम्स के अंदर। तो डबल बॉन्ड को हम डबल डैश से जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्गर होते हैं, पर इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से। तो हम यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास में आपने पता ही है, तो 1 कार्बन एटम विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 2 ऑक्सीजन एटम विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का हम देखेंगे तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या करता है, शेयर 2 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कौन, कार्बन, किसके साथ में, विद 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम के साथ में, एंड 2 विद अदर ऑक्सीजन एटम, और दूसरा 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ में। तो ईच ऑक्सीजन एटम शेयर इट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे विद कार्बन, एंड देयरफॉर देयर आर 2 डबल बॉन्ड इन CO2। तो डबल बॉन्ड जो है CO2 में वो 2 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में ये रहे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। यहाँ पे इसके 8 हो गए पूरे और इसके भी 8 हो गए पूरे। और ये है कार्बन, तो कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से इसके भी पूरे हो गए। तो सबके 8 पूरे हो गए और इनको यही तो करना था स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से जो CO2 है ये डबल बॉन्ड में होती है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड हुआ है वो डबल बॉन्ड हुआ है और इसी को डबल कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है कि यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं एटम्स के बीच में, और इसके अलावा इसको 3 डैशेस से अपन जानते हैं। इस तरीके के 3 डैश हमें मिलेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनकी स्टेबिलिटी सबसे ही ज़्यादा कम होती है और जो बॉन्ड होता है वो मजबूत काफ़ी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इफ ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच की अपन प्रक्रिया देखेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है, तो ईच नाइट्रोजन एटम हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के हर एटम के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे जो इनके 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया, शेयर करने के लिए, पेयर बनाने के लिए, शेयर करने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। तो शेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि है तो इनके पास में 5 ही, इनको तो 8 करने हैं ना पूरे। तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 नाइट्रोजन एटम होंगे तो क्या होगा, इस तरीके से इनके पास में कितने हैं, कुल 5 हैं। तो यहाँ हो गए पूरे, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके हो गए पूरे, और इसी प्रकार से ये इसके हो गए पूरे। तो दोनों ने एक दूसरे का काम चलाया, 5 थे पर दोनों ने अपने एक दूसरे से शेयरिंग करके 8 कर लिए। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा इन्होंने बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बना है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना है। और इसको रिप्रेजेंट हम इससे करते हैं, इस तरीके से आपने ये याद रखना है।
ये तो रही बात बॉन्ड्स की। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। तो जैसा कि आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है और इसकी जो कैपेबिलिटी है बॉन्डिंग करने की वो किसकी होगी, 4, और इसको एटम चाहिए होंगे क्योंकि इसको तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है ना, इसको तो अपने 8 पूरे करने हैं। तो इसका जो नेचर है टेट्रावैलेंट नेचर वो इसी वजह से है क्योंकि इसको हमेशा 4 चाहिए होते हैं कहीं ना कहीं से, और इसी वजह से ये जो नेचर है इसका ये टेट्रावैलेंट नेचर कहलाता है। और इसी के लिए ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड, कहीं ट्रिपल बॉन्ड। तो यही है इसका टेट्रावैलेंट नेचर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की। कार्बन की जो प्रॉपर्टी है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंसी ऑफ कार्बन की। आप 2 मिनट इस फिगर को गौर से देखिए, ये जो बीच में है ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बैलेंसी इसकी 4 है, 1 2 3 4। बैलेंसी से मतलब ये है कि ये जो सबसे बाहर वाली जो सेल है इसको बैलेंस सेल कहते हैं और इसी को बैलेंसी कहते हैं। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे कंपाउंड की या एटम की वही बैलेंसी होती है। तो कार्बन की जो बैलेंसी है वो 4 है और इसीलिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पर ये खुद से कहाँ से लाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि ये एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन लाए भी कहीं से तो ये उसको होल्ड नहीं कर पाएगा अकेले, क्योंकि इसका साइज जो इसके न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इस वजह से ये होल्ड नहीं कर पाएगा कहीं से अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल भी जाते हैं तो। और इसके अलावा इसके पास में जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये उनको लूज भी नहीं कर सकता क्योंकि लूज करने के लिए लगेगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी, जो कि इसके पास में है नहीं है। और चलो हो भी तो भी एक समस्या है कि जो न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स काम करता है और वो फोर्स होता है अट्रैक्शन का। ठीक है, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये अंदर की तरफ रहते हैं, ऐसे खिंचते रहते हैं अंदर की तरफ, एक यहाँ पे फोर्स काम करता है। तो इस वजह से भी ये नहीं उनको गेन कर सकता है और ना तो ये अपना बढ़ा सकता है ना उनको दे सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, वो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, शेयर करे, ताकि ये क्या हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और शांति से अपना जीवन यापन कर सके। अब हम बात करते हैं अकुरेंस ऑफ कार्बन की कि कार्बन हमें मिलता कैसे है। तो उसके लिए एक तरीका है सेल्फ कॉम्बिनेशन में मिलता है, तो इसको कैटिनेशन भी कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं फ्री स्टेट में मिलता है। एक तो ये हो गया, आगे दूसरा पढ़ेंगे वो कंबाइंड में मिलेगा, उसके बारे में और ब्रीफ में पढ़ेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन को। तो इसमें क्या है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन में क्या है, तो इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की ये खुद की लिंक करने की एक प्रॉपर्टी है, कार्बन कार्बन से लिंक होता है। तो इट लिंक्स विद इट्स ओन काइंड ऑफ एटम। तो इसके जैसे जो एटम होते हैं आप देख रहे हो, कार्बन कार्बन ये बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में। इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं, चेन बना लेते हैं, लंबी चेन बना लेते हैं, या फिर ब्रांच में मिल जाएंगे आपको इस तरीके से, या सर्कल में मिल जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं कैटिनेशन। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट इज यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। तो चूंकि इसका आकार बहुत छोटा है इसी वजह से ये किसी भी तरीके से मतलब अपने आप को चेन बना लेता है, सर्कल में बनाए या लंबी चेन बनाए, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से बना लेता है। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। और कार्बन का इस तरीके से मिलना, कैसे लॉन्ग चेन में मिलना या ऐसे सर्किल में मिलना, तो इसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो ऑकुरेंस ऑफ कार्बन जैसा कि मैंने आपको बताया 2 स्टेट में मिलता है, एक फ्री स्टेट में एक कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट में हमें ये ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन के रूप में मिल जाता है। तो इस तरीके के इनके स्ट्रक्चर होते हैं। और रही बात ग्रेफाइट की, तो ये जो ग्रेफाइट है इसके बारे में हम एक एक से और आगे डिटेल में सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलता है, कंबाइंड स्टेट में कार्बन दूसरे एटम के साथ में या कंपाउंड के साथ में मिला हुआ होता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे O2 के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ होता है जैसा कि हमने पीछे देखा था, या ग्लूकोज के साथ में ये रहा कार्बन और साथ में क्या है ये HO6, ये सारी चीजें। शुगर में भी ये रहा कार्बन C12 और H, तो मतलब दूसरे के साथ में जुड़ा है तो कंबाइंड स्टेट में। और फ्री स्टेट में मतलब सिर्फ कार्बन ही कार्बन, प्योर कार्बन। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें प्योर कार्बन होता है।
और ये कुछ चीजें हैं जिनमें कंबाइंड स्टेट में होता है, किसी और कंबाइंड होता है। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी मैं आपको बता चुका हूँ ये किसके लिए होती है। तो इसके अलावा इसकी मल्टीपल बॉन्डिंग ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड करता क्यों है? क्योंकि ये वर्सेटाइल नेचर में है और बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ में इसी वजह से इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच स्टडी के लिए बनाई गई है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो मल्टीपल बॉन्डिंग ये क्यों करता है? क्योंकि ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल हैं नेचर में, इसी के कारण। दूसरा, अब हम आगे इन चीजों को, फ्री स्टेट वालों को डिटेल में नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इनको ऑलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। ऑलोट्रोप्स क्यों कहते हैं? ऑलोट्रोप इस वजह से कहते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो फॉर्म हो वो डिफरेंट हो, अलग हो, और जिनकी फिजिकल अपीयरेंस भी देखने में अलग हो। देखने में भी अलग लगते हैं। आप कोयला देखते हो या ग्रेफाइट देखते हो या हीरा देखते हो, देखने में बिल्कुल अलग है, पर प्रॉपर्टीज, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। पर बेशक वो देखने में अलग हैं, ठीक है, मिलने में अलग हैं, पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। ठीक है। और इसी के कारण इनको एलोट्रोप्स कहते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो इनका क्या है, देखने में अलग हैं, ठीक है, पर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम लगभग हो सकती है, पर केमिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम होती ही है, देखने में अलग है तो होते ही होते हैं। तो इसमें क्या क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। तो सबसे पहले डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो ये देख ही रहा है। तो डायमंड क्या है, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। 3 डायमेंशनल इस वजह से क्योंकि आप देख सकते हो 3 आपको एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से दिख रहा होगा, तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। और इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन होते हैं, तो कार्बन कोवेलेंट बैंड्स जिन्हें हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसको और ब्रीफ में बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज 3D नेटवर्क, तो ये रहा डायमंड का स्ट्रक्चर। आप देखिए, तो यहाँ पे आप एक 3D पूरा देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक जो बॉन्ड है, एक एटम के साथ में कितने, देखो 1 2 3 4, तो ये 4 उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो 1 2 3 4, तो ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंट टू 4 अदर कार्बन एटम। हर कार्बन एटम के साथ में 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन का डायमंड के अंदर वो इस तरीके से है। तो इसकी आप प्रेजेंस देख रहे हैं, तो ये इसका जो शेप है डायमंड का, ये इसी तरीके का है। और सी सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। डायमंड इज वेरी हार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा ठोस होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, करीब इतना 48,270 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये। हार्ड तो ये इतना है कि इसका यूज भी ऐसे पर्पस में होता है, मान के चलो बहुत सारे औजारों में होता है, ज्वेलरी को बनाने के लिए होता है, चीज़ों को काटने के लिए, जैसे शीशा है, इन चीज़ों को काटने के लिए होता है। और खासियत क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, यही इसकी खासियत है। तो एस ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन आर यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब बॉन्ड बना के रखे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचता नहीं है, सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का होना मतलब ये है कि जिस चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रह जाते हैं, इनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, तो ये समझ लो कि वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करेगा बहुत अच्छे से। डायमंड गुड कंडक्टर बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा किसी के अंदर, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट बन जाएगा। पर यहाँ तो कोई फ्री है ही नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है ना, सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये ट्रांसपेरेंस होता है, पारदर्शी, इसके आर पार देखा जा सकता है, और लाइट में ये बहुत ही ज़्यादा चमकता है, जो कि इसकी खासियत है। और इसी की वजह से ये ज्वेलरीज में यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है।
कारण यही है कि ये शाइनी है। नेक्स्ट पेज पे हम समझते हैं इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 कार्बन एटम टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरीके का ये ग्रेफाइट है और इसका स्ट्रक्चर है जो वो इस तरीके का है। तो इसमें आप देख रहे हैं, आगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ग्रेफाइट है ये हेक्सागोनल रिंग्स बना लेता है, ठीक है ना। और ये जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं एक लेयर्स की तरह, लेयर के ऊपर लेयर, और इन लेयर्स के बीच में थोड़ी दूरी होती है। तो इनके बीच में होता है एक वीक वर्ल्डर वॉल फोर्सेस काम करते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, हल्की हल्की दूरी पे, जिससे क्या होता है कि ये थोड़ा लुब्रिकेंट बन जाता है, मतलब कि चिकना बन जाता है, क्योंकि वो आपस में टकराती नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होता है। और फ्रिक्शन ना होने की वजह से क्या होता है, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और इसी वजह से इसका जो यूज है वो मशीनों में लुब्रिकेंट की तरह किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। तो ये इतनी इतनी दूरी रहती है और ये इसके 3 कार्बन्स जुड़े हुए हैं और इस तरीके से ये रहता है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। तो इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें लेयर है, इसके वजह से ग्रेफाइट कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और इसका जो टच है वो सॉफ्ट ही होता है। आप ग्रेफाइट पे उंगली रखेंगे तो बहुत ही चिकना चिकना आपको लगेगा। कारण यही है कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो लेयर है वो दूरी दूरी पे होती है, मतलब इतनी भी दूरी पे नहीं, बहुत ही मिनिमम ये डिस्टेंस है, हमें ऐसे देखने में लग रहा है। तो एज द लेयर आर बाउंडेड थ्रू बिग वैन डर वाल फोर्सेस इट कैन एक्ट एज लुब्रिकेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसी की वजह से ये लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, अब इसके अंदर क्या है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इनमें फ्री रहता है, वो बॉन्ड नहीं बना पाता है। इसके कारण क्या होता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, क्योंकि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता रहता है या फिर हीट को कंडक्ट करवाता रहता है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बन जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो डायमंड था उधर पे तो कोई फ्री नहीं था, तो इसी वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। अब ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। तो इसका यूज आपने पेंसिल देखी होगी, लकड़ी की पेंसिल जो होती है उसके अंदर ग्रेफाइट होती है, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रेफाइट का जो पाउडर होता है वो ड्राई लुब्रिकेंट, मशीनों में ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है पाउडर, ठीक है। तो इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर ऑपरेट कर लेता है। ऑल कैंट बी यूज्ड बिकॉज ग्रेफाइट इज नॉन वेलेटाइल। तो कितना भी हाई टेम्परेचर होगा ये आसानी से जलेगा नहीं, इस वजह से इसमें भी इसका यूज होता है लुब्रिकेंट मशीन्स में, कि इसका जलने का चिपकने का कोई काम नहीं है। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड इन सेल्स, और सेल के अंदर जो आप काला काला पदार्थ देखते हैं इलेक्ट्रोड, वो भी ग्रेफाइट का ही होता है। अब हम समझते हैं फ्लोरीन के बारे में। तो ये क्या है, ये फुटबॉल की तरह दिखने वाला एक हॉलो केज स्पेयर की तरह होता है और ट्यूब की तरह होता है, और इसके कई और फॉर्म भी होते हैं। बेसिकली ये ऐसा ही दिखता है देखने में। तो ये काफी हद तक उसी की तरह है जैसा हमने पहले पढ़ा ग्रेफाइट का। इसमें भी जो है 3 कार्बन एटम्स जुड़े हुए रहते हैं और ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। हर कार्बन एटम के साथ में 3 दूसरे कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं। पर इसके अलावा और भी शेप होते हैं इसके, कोई पेंटागोनल होता है जिसमें 5 कार्बन से जुड़े होंगे, और कई बार ये हेप्टागोनल रिंग्स भी बनाता है। और स्फेरिकल फ्लोरीन्स जो हैं उन्हें आमतौर पर बकी बॉल्स कहा जाता है, और यही सिलेंड्रिकल जब हो जाती हैं, ये अभी स्फेरिकल की जगह सिलेंड्रिकल हो जाएंगी, तो इनको बकी ट्यूब्स कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा नैनो ट्यूब्स। और सबसे छोटा फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो C60 है, C60 शेप का, वो फुटबॉल के शेप का होता है। उसमें 60 कार्बन की चेन नहीं कह सकते अपन, ये रिंग कह सकते हैं, इस तरीके का होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक डोम की तरह दिखता है, और इसको यूएस के एक आर्किटेक्ट थे बक मिनिस्टर फुलर, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है।
बक मिनिस्टर फुलरीन। तो ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि ये जो है एक स्फीयर की तरह है, और दूसरा इसका जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो C60 है, ये आपने याद रखना है। और दूसरा यूजुअली इसको क्या कहते हैं, बकी बॉल्स कहते हैं, और अगर ये सिलेंड्रिकल हो तो बकी ट्यूब्स या नैनो ट्यूब कहते हैं। अब हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रूम टेम्परेचर पे यह डार्क सॉलिड होता है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। इसके अलावा 60 कार्बन एटम एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो ये स्फेरिकल बन जाता है, ऐसा फुटबॉल जैसा बना हुआ होता है। फ्लोरीन स्टेबल है, पर ये पूरी तरीके से अनरिएक्टिव है, कोई रिएक्शन इसमें नहीं होता। और ये कई तरीके के सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, घुल जाता है, जैसे कि CO2 है, CO2 अगर होगी तो वहां पे ये घुलना शुरू कर देगा, सॉल्युबिलिटी है इसके अंदर। पर इसके साथ ही ये इनसॉल्युबल है। दोज हैव स्मॉल बॉन्ड गैप बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। उन कंपाउंड्स के साथ में ये इनसॉल्युबल है जिनके बॉन्ड के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, या ग्राउंड स्टेट पे भी बहुत कम होता है। Fluorines are only non-allotrope of carbon that can be dissolved in common solvent at room temperature like C28, C36। तो ये इकलौता ऐसा ऑलोट्रॉप है कार्बन का जो डिसॉल्व हो जाता है कॉमन सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे, जैसे C28 या C36 है, इनमें ये डिसॉल्व हो जाता है। इसके यूज जो है फ्लोरीन के, तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में होता है, कॉस्मेटिक्स जो क्रीमें वगैरह होती हैं उसमें होता है, सरफेस कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, और इसके अलावा ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दवाइयों की डिलीवरी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है ना, इस वजह से। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो कार्बन के कंपाउंड को 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, तो इसमें सिर्फ वही कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कम से कम जो एक बॉन्ड होगा वो C और H का, कार्बन और हाइड्रोजन का तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मीथेन देख सकते हैं, तो CH4, तो एक कार्बन है और साथ में 4 हाइड्रोजन है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इसी प्रकार जो मेथनॉल है, ग्लूकोज है, ये भी इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनमें आपको ये नहीं मिलने वाला, कंपाउंड डू नॉट हैव एनी CH बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, इसी वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो अब इस चैप्टर का एक बड़ा टॉपिक आया है हाइड्रोकार्बन्स, तो इसे हम थोड़ा ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे और ध्यान आपको यहाँ पे ज़्यादा देना होगा। हाइड्रोकार्बन्स तो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हों उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। आपको नाम से ही दिख रहा है हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मेल संगठन। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम एक एक से इन दोनों को ही पढ़ेंगे और इनकी सबकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आप एक बार इसको देख लीजिए गौर से कि क्या है। ये रहे हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इस बारे में तो आपके में ज़्यादा है नहीं है, पर इन दोनों को आपको ज़्यादा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कलेन्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सॉरी, सैचुरेटेड में होते हैं अल्कलीन्स और अनसैचुरेटेड में होते हैं अल्कनीज और अल्कनाइज। तो ये जो है अल्केन्स, ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और ये डबल बॉन्ड वाला है, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिरकार ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। सो व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? तो ए हाइड्रोकार्बन इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 एटम्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें हर कार्बन एटम किसके साथ में अटैच्ड हो, 4 अलग एटम के साथ में अटैच हो, तो उसी को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो द बॉन्ड सो फॉर्म आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो बॉन्ड होगा कि कार्बन एटम और जो अदर 4 एटम होंगे उनके बीच का, वो आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। सिंगल बॉन्ड मैं आपको बता चुका हूं, इस तरीके का ये सिंगल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल मीथेन है,
तो आप देख सकते हैं एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ देखिए ये जो बिंदी है ये कार्बन की है, तो 1 2 3 4 इसके हो गए, और हाइड्रोजन के में एक ही होता है। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ में है, तो इसने कुल मिला के अपने 8 कर लिए और ये मीथेन बन गया। तो C1 और 4 हाइड्रोजन, तो CH4 इस तरीके से ये मीथेन बन गया। और वहीं हम बात करें इथेन की, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो C2, और हाइड्रोजन जो है कितने, 1 2 3 4 5 6, तो H6, तो ये इथेन बन गया। इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ये होते हैं कि हर कार्बन एटम के साथ में 4 अदर कोई एटम जुड़े हुए होंगे, और वो भी सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे एक के साथ में 4 हैं, यहाँ 2 हैं, तो ये 8 हो गए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मत घबराइए, यहाँ पे ये जो 1 2 ये दिख रहे हैं, तो ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना कोटा पूरा करता है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2, क्योंकि हाइड्रोजन की बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको एक ही चाहिए, तो अपना ये एक से ही काम चला लेता है हाइड्रोजन। इसको 4 चाहिए, तो ये अपना 4 से काम चला रहा है। 2 कार्बन है तो 8 से काम चलाएगा। आप इनको गिनिए, एक बिंदी और एक ये कट का निशान है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक का हो गया इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो दोनों लोग यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसी को ही तो कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है। यहीं पे अगर 2 बॉन्ड होते या फिर मतलब 4 बिंदियां होती इस तरीके की, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता। अगर 3 बिंदियां होती, सॉरी 1 2 3 4 5 6 बिंदियां होती, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इन्हें हम कहते हैं अल्कलेन्स। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन मतलब जैसे 1 2, तो किसी भी चेन में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 है, देखो एक ही है ना कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन इधर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, तो ये n की जगह पे 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इथेन होगा तो C2H2 और फिर यहाँ पे इंटू 2 और +2। तो ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। तो यहाँ पे ये पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे ये, और वो भी इस तरीके का। तो एग्जाम्पल भी आपको पहले बता चुके थे, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। आगे बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही ये बनाते हैं। किसके बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में। और डबल बॉन्ड को अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइंस बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो ये अल्कीन्स क्या है, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और इन दिस द 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ये रहा डबल बॉन्ड, और 2 कार्बन एटम 1 2, तो डबल बॉन्ड से कैसे, जैसे मान के चलो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये एक एक यहाँ पे है, और इसी प्रकार एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक एक यहाँ पे है। तो एक जो बॉन्ड है, एक सिंगल लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डबल लाइन हो गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ये हो गए, और 4 ये हो गए, और 2 2 ये, तो कुल मिला के सभी लोग अपना अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। तो इथेन C2H6। इसी तरीके से अल्काइंस में क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कैसे, इसका जनरल फार्मूला ये है CnH2n-2। यहाँ n जो है हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और इसमें क्या होता है 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। इस तरीके से 2 कार्बन एटम है, तो और यहाँ पे एक एक बॉन्ड इधर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए 1 2, ठीक है, एक लाइन में 2 2 इधर पे, तो 2 2 4 2 6, और 6 और 2 8, तो 8 ये हो गए, इसके पूरे हो गए 8, और 8 इनके हो गए पूरे। तो इस तरीके से ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है कार्बन, और हाइड्रोजन को तो अपना चाहिए ही एक है, तो उसे तो कोई टेंशन है ही नहीं है।
आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बस ये याद रखना है कि ये जो एक लाइन है सिंगल बॉन्ड, मतलब ये जो लाइन होती है, 2 लाइनें होंगी तो 6 और 3 लाइन होंगी तो सॉरी 3 लाइन होंगी तो 6 और 2 लाइन होंगी तो 4। तो इस तरीके से आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की गिनती रखनी है, क्योंकि आपने देखना है ना कार्बन तो अपने 8 पूरे करता है, तो कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर है, यहाँ पे कार्बन पे ही विशेष ध्यान देना है आपने। नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्किन्स। तो अब हम अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग की बात करें और उनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा कुछ नियम बताए गए हैं, उसके आधार पर ऐसा करना होगा। तो आखिरकार हमें जरूरत क्यों है इनके नाम रखने की? जरूरत इस वजह से है क्योंकि मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं, ठीक है, उनके अपने अपने नाम हैं, तो हम उनको आसानी से समझ सकें, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को समझ सकें उनके नाम के ही द्वारा, इस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए कि ये जो अल्केन है ALK और ANE, तो अगर हम इसको तोड़ दें तो ये जो ALK है इसे हम प्रीफिक्स मानते हैं और ANE को मानते हैं सुफिक्स। तो ये 2 पार्ट में होता है, पहली बात तो ये है। तो सबसे पहला काम अपने को ये करना है कि कार्बन के नंबर देखने हैं, कार्बन एटम के नंबर देखने हैं कंपाउंड के अंदर। अगर कार्बन का जो नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, मान के चलो 1 है, जैसे कि मीथेन में था तो ये मेथ आ गया, ठीक है ना, तो मेथ हो गया, 1 कार्बन एटम है और उसके पीछे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर 1 कार्बन एटम आपको दिखता है तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप METH से, मैथ, मिथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन एटम है, एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो बूट, तो इसी तरीके से चलते जाना है। आगे आपने ये लगाना है प्रीफिक्स में और पीछे आपने ये लगाना है अगर 1 कार्बन एटम है तो। अगर 2 कार्बन एटम है तो ये लगाएंगे, 3 कार्बन एटम है तो ये लगाएंगे, 4 है, इसी तरीके से आपने ये पूरे समझ लो। ये टेबल आप अलग से मैं दे दूंगा, उस हिसाब से आप कर लेना। तो द प्रीफिक्स इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन ऑफ कार्बन एटम। तो जो प्रीफिक्स होता है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन से। अगर 1 कार्बन हुआ तो मैथ हो जाएगा, 2 हुआ एथ हो जाएगा, 3 हुआ प्रोप हो जाएगा, 4 हुआ ब्यूट हो जाएगा, और उसी के अनुसार सुफिक्स चलता है। तो प्रोप हुआ, अगर 3 कार्बन एटम होंगे तभी प्रोप होगा, और अगर प्रोप होगा तो पीछे ANE ही लगेगा, ठीक है ना। तो सब में लगना ANE ही है, पर नंबर ऑफ कार्बन को आपने ध्यान में रखना है। तो आप जरा इस टेबल पे ध्यान दीजिए। तो वैल्यू ऑफ n मान के चलो, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो n अगर 1 है तो क्या होगा, C1। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया था ये है, ठीक है, CnH2n+2। अगर यही वाला फार्मूला हम इस पे लागू करें, कार्बन के नंबर हमारे पास में है, n है, 1 है, तो C का n की जगह पे 1 कर दिया, C1, H2, 2 का 2 हो गया, फिर इंटू 2, n है ना, कोई साइन नहीं है तो इंटू होता है, तो यहाँ पे फिर से 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, सॉरी अगर 1 है ना तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये CH4 ये निकल आया फार्मूला। और CH4 का मतलब क्या हुआ, 1 कार्बन है, ठीक है ना, एक ही तो है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो क्या बोल रहा था, मैथ होगा, मैथ, और पीछे क्या लगाना है, एन लगाना है, तो ये बन गया मीथेन, CH4 मीथेन। इसी प्रकार में अगर 2 है तो उसी हिसाब से फार्मूला लगाएंगे और करते जाएंगे, 2 होगा तो एथ होगा और पीछे एन तो लगाना ही है, तो ईथेन। इसी प्रकार से प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन पे याद रखना है आपको, अगर 3 होगा तो प्रोप आएगा, और ये वाला फार्मूला आपने लगा देना है तो ये निकल आएगा। नहीं भी लगाओगे आप वैसे भी समझ सकते हो इस चीज को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कि देखिए अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इस फार्मूले को अलग ही रख दो, नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 हैं तो हम क्या लगाएंगे, 4 पे क्या है, बूट, ठीक है, और आपने एन तो लगाना ही है, तो हो गया बूटेन। अगर 5 है तो क्या करेंगे, पेंटेन, 6 है हेक्सेन, 7 है हेप्टेन, इसी तरीके से ये हो जाएगा। ये तो बात थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब हम अल्केन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, ठीक है, 1 इस तरीके से ये है, तो अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, तो CH4 होगा, CH4 मतलब मीथेन। तो एक क्या है, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे N=1, तो ये मीथेन हो गया। इसी प्रकार अगर 2 होंगे तो ईथेन हो जाएगा,
प्रॉपर्टी वही रहेगी, फार्मूला वही रहेगा। अगर 3 होंगे तो फार्मूला वही रहेगा। आपने क्या करना है कि इसको इस टेबल के लिए आपने इसको याद करना पड़ेगा और तभी आप इसको बनाना सीख पाएंगे। इसी प्रकार अगर कार्बन 4 हैं, ठीक है ना, तो फार्मूला वही रहेगा, C4H10 हो जाएगा और यहाँ पे बुटेन बन जाएगा। तो और बुटेन को इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये जो है इस तरीके से भी। अगर 5 एटम हुए तो क्या होगा, तो पेंटेन बन जाएगा। 6 एटम हुए तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये कार्बन की चेन है, ठीक है। और ये सब लोग कार्बन अपने 8-8 पूरे कर रहा है और हाइड्रोजन को तो एक एक मिल ही रहा है। तो आपने नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 हैं पूरे, और 6 है तो पीछे क्या था, बूट हैग्स लगेगा। तो हैग्स और सुफिक्स में तो आपने इन लगाना ही है। इसी प्रकार अगर 7 होंगे तो हेप्टेन हो जाएगा। स्ट्रेट चेन अल्किन्स, तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है कि कार्बन जो है वो सीधी चेन में होता है, हमेशा सीधा, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, बुटेन, हेप्टेन, डेकेन, ये सब में क्या है कि एक चेन बन जाएगी, वो भी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चेन। तो इन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स, जिनमें चेन जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपने देख लिया है, ये पूरे डेकेन, हेक्सेन, पेंटेन जितने भी हैं वो सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि चेन में वो सारे सीधे हैं। दूसरे तरीके के जो अल्केन्स हैं वो है ब्रांच्ड अल्केन्स। इनमें क्या होता है, इनमें ब्रांच निकल आती है। तो ब्रांच देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप समझ लें, इसकी जो ये ब्रांच होती है इसको हम सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहते हैं। और ये जो ब्रांच है ये पेरेंट चेन जो चेन चली आ रही है, इसमें से ही ये ब्रांच निकल जाती है। और इसमें क्या आ जाता है, हाइड्रोजन एटम फॉर्म में मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो मिथाइल ग्रुप फॉर्म कर लेता है CH2। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ दिख रहा है और ये यहाँ दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये ब्रांच्ड चेन हो गई अल्केन्स की। तो इस तरीके से, बाकी इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वो स्ट्रेट चेन थी और यहाँ पे ये ब्रांच्ड निकल आई हैं इसकी अलग अलग, तो इस वजह से ये ब्रांच्ड है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी तौर पे एक होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पे ये साइक्लिक मतलब ऐसे साइकिल जैसा गोल गोल बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन हाइड्रोकार्बन आर कनेक्टेड इन ए रिंग फॉर्म, ये एक रिंग की फॉर्म में हो जाते हैं, तब इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में साइक्लोबुटेन, साइक्लोबुटेन क्यों, देखो 1 2 3 4 4 हैं, 4 होगा तो बुटेन ही होगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं तो पेंटेन होगा। पर आगे अपने को क्या लगा देना है, साइक्लो। तो साइक्लोबुटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन है सारी चीज वही, बस अगर इन्होंने ये रिंग बना ली है तो हमने साइक्लो लगा देना है। और हम बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो स्ट्रक्चर और नेमिंग है वो कैसे डिसाइड होगा। तो इसमें तो देखो जनरली 2 चीजें बची हैं अनसैचुरेटेड में, मैंने आपको बताया था, अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। तो इसमें भी वही वाला केस है। इनका प्रीफिक्स क्या है, ALK अल्क, और सुफिक्स क्या है, ENE अल्कीन, और सारा काम वही है। और एक बात समझ लें कि ये जो अल्कीन्स और अल्केन्स हैं जो भी हैं, ये कम से कम डबल बॉन्ड में होते हैं, सिंगल बॉन्ड में नहीं मिलेंगे। कम से कम डबल बॉन्ड में, ट्रिपल में मिल जाएंगे पर सिंगल में नहीं मिलेंगे, डबल में मिलेंगे और ट्रिपल में मिलेंगे। होता क्या है कि अगर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो होना तो मैथ ही है, पर सुफिक्स बदल जाएगा, वहाँ ANE था यहाँ ENE हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम तो वही रहेंगे, प्रीफिक्स वही रहेगा, पर बदल क्या जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो, ठीक है, तो ये इन हो जाएगा, इन हो जाएगा। वहाँ सिंगल बॉन्ड था तो इन हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है, और यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। कुछ एल्कीन्स का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे जिसके बारे में पीछे हम बात कर रहे थे उनका। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2, 1 2। तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और सुफिक्स में क्या था, इन, सुफिक्स में क्या था, इन, देखिए ENE, और बोलते क्या है, एथ। तो अगर हम कहेंगे इथेन
तो ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ कार्बन का जो एटम है वो 2 है, तो C2 हो गया। हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है तो C2H4, और यहाँ N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया इथेन। और इसी प्रकार ये प्रोपेन हो गया। ये देखिए आप यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये 1 2 3 4 4 हैं तो बूट हो गया, और पीछे सुफिक्स में तो इन लगेगा ही, तो ये हो गया बूटीन। तो इसी तरीके से ये काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अल्काइन के बारे में, जो कि जनरली कम से कम इनमें एक तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है कि ऊपर वाला हिस्सा जो प्रीफिक्स है वो सेम ही रहेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट ये सेम ही रहेगा। बदल क्या जाएगा, सुफिक्स वाला हिस्सा। वो कैसे बदल जाएगा, इसमें बाई एन ही लगाना होगा आपको लास्ट में। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो मेथ, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, बुटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरीके से हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे अल्काइंस के, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, 2 कार्बन है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपने याद रखना है। तो 2 4 6 7 8, पूरे 8 हो गए कार्बन के, और इनको तो एक ही एक चाहिए था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बनाया, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और सुफिक्स में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, बाई एन ही हो जाएगी, तो इथ आइन। इसी प्रकार प्रोप आइन, बूट आइन, 4 कार्बन है, तो बहुत ही सिंपल है ये। अब इसका अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, तो ये एक कार्बन है, मीथेन का है ये, तो देखिए कार्बन है, 2 बिंदी 2 बिंदी, मतलब ये एटम्स हैं इनके 1 2, ये कार्बन के 4 1 2 3 4, पहले कार्बन के 4 हो गए, अकेला 4 होते हैं उसके वैलेंस शेल में। फिर हाइड्रोजन है 4 1 2 3 4, और इनका 1 1 है, और इस तरीके से इसने पूरे 8 कर लिए, और इन्होंने अपने 2 2 कर लिए, तो बस हो गया काम। तो ये मीथेन, ये डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे, अगर कभी लिखने को आता है कि डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। अब एक टर्म है आइसोमर या आइसोमर, ये क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो उन्हें हम आइसोमर कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। क्या है ये, इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ये क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपको सेम मिलेगा। तो देखिए कैसे, देखो इस बुटेन में देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब क्या हुआ, ब्यूट हुआ, और एन तो लग नहीं थी क्योंकि सिंगल बॉन्ड में है सारे, तो ब्यूटेन हो गया। अब दूसरा आप ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, ठीक है। और पर अंतर क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूल तो बराबर है, इसके पास में भी 4 कार्बन है, इसके पास में भी 4 कार्बन है, पर स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है और ये कैसा है, ये है ब्रांच्ड में। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इधर लग जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो तो आपने पता ही है, 4 हैं। इसके बाद में ये 1 2 3 4, तो 3 को क्या बोलते हैं, या 1 को क्या बोलेंगे, 1 को बोलते हैं मेथ, ठीक है। तो मिथाइल प्रोपेन आइसोबुटेन हो जाएगा ये, ठीक है। मिथाइल प्रोपेन क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका जो एक जो है ये अलग है ना, अलग चेन में है, तो इसको एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया मेथ। और बाद में प्रोपेन क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर बचे 3 कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन का मतलब प्रोप, ठीक है, आप उस टेबल में देख लेना, प्रोप होता है। और बाद में ये सिंगल बॉन्ड से हैं तो इन तो आएगा ही, तो क्या हुआ, अगर कहीं भी आपको मिले ऐसा चेन में तो बाई एल तो लग ही जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मिथाइल। अगर यहाँ पे 2 होते तो बुटाइल, सॉरी 4 होते तो बुटाइल, 2 होते तो इथाइल प्रोपेन, इस तरीके से ये चेन वाले का नामांकन करते हैं। आइसोमरिज्म क्या होता है, जहां पे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, कार्बन वगैरह सब बराबर है, पर स्ट्रक्चर उनका अलग हो, इसी चीज को हम आइसोमर कहते हैं। तो आइसोमर पेंटेन, इसमें देखिए आप यहाँ पे ये चेन में है पेंटेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है, तो पेंटेन हो गया, सिंगल बॉन्ड से इस वजह से। और यहाँ पे अगर यही चीज इसमें बन गई तो क्या हो गया, मिथाइल बुटेन हो गया। और ये यहाँ पे भी देखिए ये हेक्सेन है, चेन में है,
ठीक है। और यहाँ पे एक अगर ये निकल आया ब्रांच, तो अगर एक है तो मैथ होगा, और बाई एल तो लगानी ही है आपको, और बाद में ऊपर वाले कार्बन गिन लेने हैं। पहला ये वाला गिनोगे आप, जो है उसको आप पहले गिनोगे, तो मैथ आपने पहले लिखना है, बाद में बाई एल लगा देना है, बाद में ऊपर वाले चेन में, स्ट्रेट चेन में जो है उनको लेना है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को, जहां मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमर कहते हैं, या ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं, और इस चीज को हम आइसोमरिज्म कहेंगे। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। ये क्या है? तो सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे कंपाउंड की सीरीज जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप से हो। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर हो, कितना? CH2 का, CH2 का अंतर हो दोनों के बीच में। तो सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, पर बहुत ही आसान चीज है। देखिए कैसे। अब देखो मीथेन है, इसके पास में CH4, क्या है? CH4, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। CH4 हो गया। अब ईथेन की बात अगर हम करें, मैथ के बाद एथ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन 2 हैं 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें अंतर कितने का हुआ? 2 का ही तो अंतर हुआ। कैसे? 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 6 है, तो अंतर कितने का हुआ? 2 हाइड्रोजन का अंतर हुआ। अगर इसके बाद हम बात करते हैं इथाइन की, तो वहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये जो 2 का अंतर चला आ रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसी अंतर को अगर हम बढ़ते क्रम में ले जाएं, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2, 2 का अंतर आता जाए, तो उस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो ये जो सीरीज बनी है, ये होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं हम इसको। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो CH2 का है, या कहें कि H2 का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 4 6 8 2 का अंतर मिलेगा आपको, मतलब CH2 का अंतर मिलेगा, बढ़ते जाएंगे। तो इस चीज को हम एक लाइन में अगर हो तो हम कहेंगे इसको होमोलोगस सीरीज कह देते हैं। पर इसमें होते क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, पर ये होते एक ही फंक्शनल ग्रुप से हैं। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और सक्सेसिव मेंबर में जो डिफरेंट होता है वो CH2 का होता है, जो कि मैंने आपको भी बताया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक हैं होमोलोगस सीरीज के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो अब ये तो समझ ही गए हैं कि इनमें जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है, मतलब 2 से 2 बढ़ते जाएंगे आगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे आगे। और इनमें 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जितने भी मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप से होंगे, मतलब एक ही ग्रुप से होंगे। तो इसके जो पूरे मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी सिमिलर होगी, एक जैसी होगी सबकी। और इसके जो मेंबर होंगे होमोलोगस सीरीज के, इनका एक जनरल फार्मूला होगा, ठीक है, एक ही जनरल फार्मूला होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एल्केन्स की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो अब होमोलोगस सीरीज में अगर अल्केन्स की बात होगी तो फार्मूला सबका सेम ही मिलेगा। वहीं पे अगर अल्कीन्स की बात होगी तो फार्मूला यही होगा, और अल्काइंस की होगी तो फार्मूला सबका यही होगा। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब ये कि पहली बात तो एक ही फंक्शनल ग्रुप से हो और उनमें डिफरेंस कितना हो, CH2 का, तो ये होमोलोगस सीरीज में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो हम पीछे बात कर रहे थे। ये क्या होते हैं? तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम या फिर एटम्स का ग्रुप अगर एक सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जोड़ता है किसी कार्बन चेन के साथ में, तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। कैसे भैया? मान के चलो कार्बन की सीधी सीधी चेन है, ऐसे करके, ऐसे 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 चेन जैसे हम पीछे देख रहे थे, इस तरीके की कुछ ऐसी चेन है कार्बन की, ये जो चेन है। अब इसमें H को हटा के हम अगर इसको जोड़ दें, Cl लगा दें या Br लगा दें या OH लगा दें, H को हटा के, या फिर ये इतना पूरा लगा दें या ये अकेला लगा दें, तो ये क्या कहलाएगा? ये फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वहां पे ये स्पेसिफिक दिखेगी।
अब देखो ये कैसे क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप में है हेलो, तो ये इसमें क्लोरो और ब्रोमो मतलब क्लोरीन और ब्रोमाइन आ जाते हैं। तो पीछे लगा देंगे Cl, मान के चलो कार्बन की चेन थी C और अगर उसमें है क्लोरीन है तो उसमें एक ऐसे लाइन खींच के ऐसे Cl ऐड हो जाएगा, या Br ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो। अगर अल्कोहल होगा तो डैश लगा के कार्बन के साथ में OH ऐड हो जाएगा। एल्डिहाइड का होगा तो ये CHO या फिर इस तरीके का आपको साइन देखने को मिल जाएगा। कीटोन होगा तो इस तरीके से, या तो CO होगा या फिर इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आपको इस तरीके के फार्मूले देखने को मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप के। तो इनके बारे में अब हम एक एक से डिटेल में पढ़ते हैं। अब जरा आप इस टेबल को देखिए, अगर देखिए कहीं डबल बॉन्ड आपको दिखता है तो आपको सुफिक्स में पीछे मतलब क्या लगाना होगा, नंबर ऑफ कार्बन तो आप लिखेंगे एथ मैथ जो भी होगा वो प्रीफिक्स में लिखते हैं, और सुफिक्स में आप लगा देंगे इन, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं कहीं पे लगा हुआ तो वहाँ पे प्रीफिक्स में तो आप भाई मैथ एथ जो भी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो लगाएंगे, और पीछे क्या लगा देंगे YNE। अगर आपको दिखता है कहीं पे जुड़ा हुआ Cl कार्बन की चेन के साथ में ऐसे ऐसे कहीं Cl मिल जाता है लगा हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे आगे, सबसे पहले तो प्रीफिक्स में आगे लगाएंगे क्लोरो, और बाद में जैसे भी बॉन्ड से वो हो, ट्रिपल से हो, डबल से हो, सिंगल से हो, उसके हिसाब से आप अपना सुफिक्स डिसाइड कर लेंगे। पर प्रीफिक्स में आप फिर आप मैथ एथ नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे क्लोरो, ठीक है ना, अगर ये ऐड हुआ उसमें तो। इसी प्रकार ब्रोमीन में प्रीफिक्स बदल जाएगा, मतलब मैथ एथ की जगह क्या हो जाएगा ब्रोमो, और बाद में बॉन्ड के हिसाब से जिस बॉन्ड से वो हो, वन ट्रिपल बॉन्ड हो उस चेन में या जो भी कुछ है उसमें बॉन्ड जितना भी हो उसके हिसाब से आपका सुफिक्स हो जाएगा। और यहीं अल्कोहल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आगे तो वही रहेगा मैथ एथ जो भी कुछ है आपका प्रीफिक्स, पर पीछे लग जाएगा OL, ठीक है। तो जैसे मैथ है, मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो क्या हो जाएगा मेथानॉल, OL लग जाएगा मेथानॉल, ठीक है। इसी प्रकार एल्डिहाइड में क्या होगा, पीछे AL लग जाएगा तो मिथेल। इसी तरीके से कीटोन में ONE लग जाएगा। अब हम इनको थोड़ा आगे डिटेल में समझते हैं, पर आप ये लोचा मत कर देना, प्रीफिक्स और सुफिक्स को ध्यान से समझो कि प्रीफिक्स क्या है आगे लिखने वाली चीज है, सुफिक्स क्या है पीछे लिखने वाली चीज है। कब कौन सी चीज कहाँ लिखनी है ये मैंने आपको बताई है और आपने बार बार ध्यान से सुन लेनी है। नेम ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के नेम के लिए मैं अब आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे, 3 स्टेप बताऊंगा बस और आप समझ जाएंगे नेमिंग करना कि कैसे करनी है। सबसे पहले स्टेप जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन देखना कहीं भी, तो इस तरीके की अगर चेन अगर दिख रहा है आपको फार्मूला तो आपने नंबर ऑफ कार्बन पहले देख लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए 7 हो गए। दूसरा स्टेप क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड गिनना कि बॉन्ड के नंबर कितने हैं, तो यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है, अगर 2 लाइन होती तो डबल बॉन्ड हो जाता। ये देखिए सिंगल बॉन्ड में आपको एक लाइन दिखेगी और हम कहेंगे ANE उसमें लगा देंगे, डबल बॉन्ड होगा तो हम ENE लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो BiNE लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम था नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनना जो हमने गिन लिए। दूसरा काम क्या था, बॉन्ड का गिनना, तो बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो अब करना क्या है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा तो हम आगे लिखेंगे मैथ प्रीफिक्स में, और सुफिक्स में क्या लिखेंगे बॉन्ड का नाम। तो बॉन्ड अगर सिंगल है तो BiNE, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 6 7, 7 है तो 7 पे आ जाओ हेप्ट, ठीक है, सॉरी 7 नहीं है 8 है, 8 है तो आ जाओ ऑक्ट, ठीक है ना, ऑक्ट पे आ गए OCT, और सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो सिंगल बॉन्ड में क्या है एन, तो हो गया ऑक्टेन, ठीक है। कार्बन के एटम गिन के लिख दिए कितने थे 8 थे, फिर हाइड्रोजन के एक एक करके गिन लो जितने भी हो वो लिख दो, हाइड्रोजन के इतने थे, कार्बन के इतने थे, ये बन गया इसका फार्मूला, ये बन गया उसका नेमिंग भी हो गई, दोनों चीजें हो गई आसानी से। इसी प्रकार अगर डबल बॉन्ड दिखता है आपको तो ऐसा, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने पहले गिनने हैं, उसके बाद में बॉन्ड देखना है BiNE, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं तो हो गया एथ लिख लिया, खाली एथ लिख लिया। बाद में डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड में क्या ENE लगाना, तो एथ के बाद ENE लगा दिया, हो गया बस, इथीन हो गया,
तो कार्बन कितना 1 2 2, हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4, ये लग गया, ये हो गया इथेन का फार्मूला। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड में है, तो आप ये समझ ही सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं है ऐसा कोई, पर मुद्दा था फंक्शनल ग्रुप के साथ में नेमिंग करने का। फिर भी आपको एक बार अच्छे से क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इस टेबल को एक बार गौर से और देख लेते हैं। देखिए, अगर हेलो है, क्लोरो और ब्रोमीन है, तो आपने ये जो सी दिख रही है आपको, सी, यहाँ एच की जगह सी एल अगर हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये पहले आ जाएंगे नेम्ड एज प्रीफिक्स, सुफिक्स को प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड है तो इस तरीके का, ये सी एल बी आर की तरह ये यहाँ ऐसा जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं, ऐसे नहीं। अब देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस सुफिक्स, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये फार्मूला देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 हैं कार्बन, तो 4 का मतलब ये हो गया बूट, बट या बूट जो भी कह लो, ठीक है। और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखो 2, तो डबल बॉन्ड में क्या बोलेंगे, ई एन ई, आपने पीछे देखा तो ये बुटेन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये अगर डबल बॉन्ड है और प्रोपीन हो गया, इथेन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, बाई एन ई लग जाएगी और आगे का वो मटेरियल सेम रहेगा। अब यहाँ बात आती है क्लोरीन की। तो अगर ऐसे क्लोरो, इसको क्लोरो बोलते हैं क्लोरीन को, तो ये इस तरीके से ऐड मिलेगा आपको Cl, ठीक है। ये रहा फार्मूला, देखिए तो कार्बन के एटम कितने हैं, 1 2, ठीक है, कितने हैं, 2 हैं, 1 2, तो 2 को हम क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं, लिख दिया, ईथ लिख दिया। पर इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, तो आपने ये लिख देना कि पहले हमें इसको लिखना है, तो क्लोरो लिख लिया पहले, क्या लिख लिया, क्लोरो, इसको क्लोरो लिखेंगे। क्लोरीन देख लिया ना, Cl, क्लोरो लिख लिया हमने। फिर उसके बाद में इनको गिन लिया, एथ निकला था। है कौन से बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से हैं, तो क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। तो ये इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। सिंपल। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नहीं, सॉरी, यही तो ध्यान रखना है, ये Cl है। कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ, प्रोप हुआ। पर हमें अगर इसमें Cl ऐड है तो ये क्या रखना है, पहले क्लोरो लिखना पड़ेगा आगे, उसके बाद में इनको गिन लेंगे। तो ये कितने थे, 3 थे, तो प्रोप हो गया, प्रोप। सिंगल बॉन्ड से है तो एन लग जाएगा, तो ये हो गया क्लोरोप्रोपीन। इसी प्रकार ब्रोमो में होगा, जैसे यहाँ Cl का किया था वैसे यहाँ Br का हो जाएगा। कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो देखिए ब्रोमो प्लस मीथेन, मेथ क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है, मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड से एन हो गया। आगे क्या हो गया, ब्रोमो प्लस मीथेन, तो हो गया ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर OH लगा हुआ मिलता है कहीं पे, आपको इस तरीके से मिलेगा अल्कोहल का, तो ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये लगा इसमें OH। अब क्या करें भाई, तो अब देखिए कार्बन पहले देख लो कितने हैं, 1 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड से है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से है तो क्या होगा, ANE आएगा, ठीक है। पर प्लस OH इसमें ऐड है तो OL और लग जाएगा, तो क्या हो गया, एथानॉल, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कार्बन पहले देख लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड से है तो एन भी लगा दिया, ANE, ठीक है। पीछे अल्कोहल लगा हुआ है, OH है, तो इसका OL लगा दिया, प्रोपानोल। अगर अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड ग्रुप से होगा, तो पीछे क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, CHO। इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बन है और CHO है। एक कार्बन को क्या कहते हैं हम, एक कार्बन को कहते हैं मेथ। पर यहाँ पे कार्बन जो है एक नहीं है, CH यहाँ पे 2 कार्बन है, एक ये है और एक ये है, तो ये एथ हो गया उसके हिसाब से। और पीछे लगाना क्या है हमको, इसमें AL लगानी है, जो कि मैंने आपको पीछे टेबल में बताया था। जब आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा नीचे, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एथानल, ठीक है। AL लगाना है लास्ट में, सुफिक्स में AL लगाना है, पहले कार्बन गिन लो फिर सुफिक्स में AL लगा दो। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, 1 2 3 4, इसमें ये जो कार्बन का एटम है इसको भी गिना जाएगा, पीछे यहाँ नहीं गिना, पर यहाँ पे हमको गिनना पड़ेगा, खाली किस में, एल्डिहाइड में। तो CH, इसमें एक कार्बन होता है, इस वजह से गिनना पड़ेगा। तो 3 ये और एक एल्डिहाइड के साथ वाला, 4 हो गए, तो हो गया वूट।
सिंगल बॉन्ड से हैं तो ANE तो लगेगा ही, और लास्ट में एल्डिहाइड का AL लग जाएगा तो हो जाएगा बुटानल। इसी प्रकार कीटोन ये इस तरीके से जुड़ा हुआ भी मिल सकता है आपको, वो पूरी चेन के अंदर, जरूरी नहीं इस तरीके से हो, उस तरीके से भी मिल सकते हैं। कितने हैं? 1 2 3, देखो C देखो 1 2 3, 3 है तो प्रॉप हो गया, ठीक है। प्लस सिंगल बॉन्ड से हैं तो क्या होगा, ANE तो लगेगा ही, पीछे 1 लग जाएगा, कीटोन का 1 तो ये हो गया प्रोपानोन, ठीक है। यदि इसी प्रकार 1 2 3 4 कार्बन गिन लो, 4 हैं तो ब्यूट हो गया, ठीक है। एंड में हमें 1 लगाना है। सिंगल बॉन्ड से है तो एन का एन हो गया बूटानोन। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या लगाना है हमको, इसमें OIC एसिड लगाते हैं पीछे सुफिक्स में, ठीक है। कार्बन देख लो एक है, सिर्फ एक है तो मेथ हो गया। सिंगल बॉन्ड से है तो ANE हो गया, पीछे हमको क्या लगा हुआ है COOH है ना, तो ये क्या होगा O एक एसिड लग जाएगा, OIC एसिड, तो मेथानोइक एसिड, यहाँ पे एथानोइक एसिड। इसी प्रकार से ये प्रोपानोइक एसिड। आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंब्यूशन की। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल। कार्बन और इसके कंपाउंड का उपयोग ईंधन की तरह किया जाता है, और जब इन्हें जलाया जाता है तो गर्म हवा निकलती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। पहली तो ये हो गई कंब्यूशन में, कि जब हम इन्हें जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन स्टूटी फ्लूम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जब ये अमूमन हवा में जलाए जाते हैं तो इनका जो फ्लेम होता है वो ब्लू होता है और सूटी होता है, लौदार एकदम से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर विद येलो सूटी फ्लेम। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाएगा तो वो उसकी फ्लेम जो होगी वो येलो होगी और सूटी फ्लेम होगा। क्यों होगा ऐसा भाई, येलो क्यों होगी? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन की परसेंटेज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होती है, इस वजह से इसकी जो फ्लेम होगी वो येलो होगी, ठीक है। क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से हवा में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती है, बल्कि अनसैचुरेटेड की हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हमने जलाया कार्बन को हवा के साथ ऑक्सीजन के सामने, तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, हीट मिली और लाइट मिली, याद रखना है। तो ये कैंडल का येलो कलर क्यों होता है ये पूछ सकते हैं। तो कारण वही है कि वैक्स को गर्म करते हैं और वो पिघलती है और वो वेपर में तब्दील हो जाती है, तो उसके अंदर जो वैक्स वेपर होता है उसके अंदर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती एयर की, इस वजह से वो इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है, मतलब पूरी तरीके से जल नहीं पाता। और इसी वजह से कुछ अमाउंट जो होते हैं कार्बन पार्टिकल्स के वो अनबर्न्ड रह जाते हैं, मतलब जल ही नहीं पाते हैं। इस वजह से वो जो मोमबत्ती की जो भी रोशनी होती है वो पीली पीली हमें नजर आती है। अगर पूरी तरीके से जल जाए तो फिर ये इशू तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडाइज होना। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। कार्बन कंपाउंड गेट इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंब्यूशन। जब कंब्यूशन होता है, हम जलाते हैं कार्बन कंपाउंड को, तो ऑक्सीडेशन बहुत ही जल्दी आसानी से हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए CH4+O2 तो क्या बन गया, H2O, मतलब पानी बन गया। अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया जाता है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, जैसे कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है। कैसे? तो देखिए ये अल्कोहल, ठीक है, OH है ना, तो अल्कोहल है। जब इसको हमने हीट किया, ये हीट का साइन है, किसके साथ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो हमें ये एथानोइक एसिड मिल गया, सिंपल सी बात है। कैसे मिला? जब हमने अल्कोहल को हीट किया इसके साथ में, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, सिंपल सी बात। एथानोइक एसिड मिलेगा जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एडिशन रिएक्शन,
तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ऐड हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम और निकल जो कि इनकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स भी कहते हैं। होता क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो पैलेडियम और निकल हैं ये क्या करते हैं, इनके प्रेजेंस में ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के दौरान क्या करें, रिएक्शन को कराएं, प्रोसीड कराएं, अकर कराएं और एक डिफरेंट रेट दें विदाउट कंज्यूमिंग इट। अपना कुछ बदलाव नहीं करेंगे, वो रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और उनका जो डिफरेंट रेट होता है वो खुद वो कुछ कंज्यूम नहीं करते, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कैटालिस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं, कौन, पैलेडियम और निकल, ये मदद कर रहे हैं रिएक्शन में। तो हुआ क्या, C और C RRR, तो इसमें Na और Pd मतलब निकल और पैलेडियम था और H2 था और बाद में ये हमें मिल गया, ठीक है। तो ये बन गया वेजिटेबल घी, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो इसको हम कहते क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट या कहो वेजिटेबल घी, इसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ये याद रखना है। यहाँ पे कैटालिस्ट कौन कौन होते हैं, पैलेडियम और निकल, ये होते क्या ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो वेजिटेबल फैट जो होते हैं, सैचुरेटेड फैट, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। और वेजिटेबल जो ऑयल होता है जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ये क्या होते हैं। तो द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिनमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को किसी भी हाइड्रोकार्बन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है कोई अलग एटम से। कैसे, तो पहले आप समझ लीजिए, ऐसे रिएक्शन जिनमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे एटम से। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मीथेन है और Cl क्लोरीन गैस के रूप में है, और जब सनलाइट पड़ी तो ये क्लोरोमीथेन बन गया और प्लस में HCl हो गया। H किसके पास में था, मीथेन के पास में था, और Cl किधर था, अलग था, गैस में था, पर हमको मिला क्या, HCl इधर मिल गया। तो यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में जो H था वो इधर HCl से मिल गया, H इधर पहुंच गया ना। डीप में समझते हैं, इधर आ जाइए। फार्मूला ये है, ये जो कार्बन था मीथेन का कार्बन एक, ये किधर पहुंचा, क्लोरीन के पास में, ठीक है। और ये जो H था ये किधर पहुंचा, Cl के पास में, क्लोरीन के पास में। कैसे भाई, क्योंकि Cl2 है, यहाँ पे देखिए Cl2 है, कितना है, ये 2 है ना Cl। तो एक ने क्या किया, एक इसके साथ में हो लिया, जिसने क्या बनाया, CH3Cl, ठीक है, ये तो अपना बना ही रहा, और साथ में ये जो एक था H, ये दूसरे Cl के साथ में हो लिया तो HCl बन गया गैस के रूप में। तो ये इस तरीके के रिएक्शन होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इनमें क्या है, दिस रिएक्शन आर शोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओनली, ये रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि इनके लिए सनलाइट जो है वो नेसेसरी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्लोरोफॉर्म के, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के, तो उसमें सनलाइट चाहिए होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो हाइड्रोजन एटम होता है किसी हाइड्रोकार्बन का, वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसी अन्य एटम के द्वारा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो एटम था वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था, क्लोरीन के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो सबसे पहले एथानॉल की बात करते हैं। फार्मूला इसका ये है CH3CH2। एथानॉल मतलब OH, इसमें क्या है, अल्कोहल है, और इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इथाइल अल्कोहल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड नॉन एज अल्कोहल। अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं, नशे वाली, जो उनमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो यही होता है, इथाइल अल्कोहल। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें एथानॉल की, तो क्या है कि ये कलरलेस होता है,
इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है और उसका टेस्ट कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। वाटर में सॉल्यूबल है, वॉलेटाइल लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, अबव 351 केल्विन तक। और इसके अलावा ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर हम इसको सोडियम के साथ में रिएक्ट कराएं एथेनॉल को तो क्या होगा, तो एथेनॉल प्लस सोडियम, ये रहा एथेनॉल, इसको सोडियम से रिएक्ट कराया तो क्या मिला हमको, सोडियम इथोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, दो चीजें मिली। अगर इसको हम रिएक्ट कराएं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ पे एक चीज है, ये होगा कंसंट्रेटेड के साथ में, अगर कोई भी कंसंट्रेटेड चीज के साथ में, मतलब कंसंट्रेटेड मतलब घुली हुई सॉल्यूशन के रूप में, उसके साथ में अगर इसका रिएक्शन कराते हैं हम, किसका, एथेनॉल का, तो क्या होता है, ये रहा एथेनॉल और यहाँ पे हॉट कंसंट्रेटेड है H2SO4 का और हमें मिलता है CH2 प्लस H2O, तो ये हमें मिलेगा। तो कहने का मतलब, और जब ये रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर एथेनॉल बाय एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, ये रिएक्शन होता है तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 गैस उठती है। उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, जब हम उसको जलाएंगे तो पॉप साउंड होगा, तो कैंडल लेके ऐसे गुब्बारे उसके फोड़ेंगे, तो ये आपने पिछले चैप्टर में भी शायद देखा होगा, तो वहाँ CO2 चेक हो रही थी, सॉरी हाइड्रोजन गैस ही एवोल्यूट हो रही थी, चेक करने के लिए जब भी उसके गुब्बारे फोड़ते हैं हाइड्रोजन गैस के एयर में तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हमें पता लग जाता है कि गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी को निकाल दें एथेनॉल में से, अल्कोहल में से, उन्हें डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पिछले रिएक्शन में यूज किया था कौन का, H2SO4 का, ठीक है ना, तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसको अगर हम मिलाएंगे तो वो उसमें से पानी को निकाल देगा, ठीक है, अल्कोहल अल्कोहल बचेगी। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो इसको हम कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 5 से 8% जो एथेनोइक एसिड होता है उसे हम विनेगर कहते हैं। पानी के अंदर अगर 5 से 8% एथेनोइक एसिड है तो वो हम विनेगर बोलेंगे उसको। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर एथेनोइक एसिड का वो 290 केल्विन है, और इस वजह से इसको क्या करते हैं, और फ्रीज करके रखते हैं कोल्ड क्लाइमेट में, सो नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और इसी वजह से इतने ठंडे तापमान में रहने की वजह से इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज ए कलरलेस पिगमेंट स्मेलिंग लिक्विड, तो कलरलेस है और इसकी स्मेल क्या है, पिगमेंट स्मेलिंग लिक्विड है। दूसरा, मिसिजेबल विद वाटर इन ऑल पोर्शन, हर एक पोर्शन में मिसिजेबल है, अच्छे से मिल नहीं पाता है। और ये ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब एसिडिक है तो जाहिर सी बात है ब्लू लिटमस को तो रेड में टर्न करेगा ही करेगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पहली तो है एस्ट्रिफिकेशन, तो ये क्या है, तो रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहल के साथ में, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 के साथ में हम इसका रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तो हमें एक बहुत ही शानदार खुशबूदार स्मेल मिलती है और जिसे हम ईस्टर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ईस्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है, परफ्यूम को बनाने के लिए या फ्लेवरिंग एजेंट्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक रिएक्शन है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये क्या है, ईस्टर्स का रिएक्शन जब हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो हमें मिलता है अल्कोहल और सोडियम साल्ट, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, जो कि सोप है एक। तो द रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, इसमें सोप हमें मिलता है, इस वजह से सपोनिफिकेशन है। तो कैसे, देखिए, इथाइनोनेट है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनको रिएक्ट कराया H2SO4 की प्रेजेंस में तो हमें एथेनॉल मिला, अल्कोहल मिला और मिल गया सोडियम इथाइनोनेट, मतलब कि सोप, साबुन। तो इस तरीके से साबुन बनाया जाता है। एथेनोइक एसिड को जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तब क्या मिलता है, देखो, एथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में तो हमें साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा, तीन चीजें मिलेंगी। ये रहा एथेनोइक एसिड, इसको कराया सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट तो हमें मिला सोडियम एथेनोनेट और पानी मिला और CO2 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या मिला,
इसको जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कराया तो वही है, पानी मिला और CO2 मिली। इसका यूज एज विनेगर किया जाता है, कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब किसकी प्रिपरेशन होती है, एसिटाइल क्लोराइड या फिर ईस्टर्स की प्रिपरेशन होती है तो कच्चे माल। आगे बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। सोप क्या है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप। तो सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स को सोप कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला RCOO सिंगल बॉन्ड N+ होता है, Na+। डिटर्जेंट की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट, और है किसका? लॉन्ग चेन फैटी एसिड के ही है, और इनको हम कहते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेंदर विथ सोप रीडली इज कॉल्ड हार्ड वाटर। तो ऐसा पानी जो सोप के साथ में लेंदर ना बनाए, मतलब अच्छे से मिक्स ना हो पाए, तो उसको बोलेंगे हार्ड वाटर। और विच प्रोड्यूस लेंदर विथ सोप, और जो सोप के साथ में लेंदर प्रोड्यूस करे उसे कहेंगे सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या फिर सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसकी वजह से पानी जो होता है वो हार्ड वाटर होता है, और उसमें कौन अच्छे से काम नहीं कर पाता? ये डिटर्जेंट या सोप्स। ये डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स तो बहुत ही आसान है। ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स हैं, और ये अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट्स हैं। ठीक है, इनका आयोनिक पार्ट ये होता है और इनका आयोनिक पार्ट ये होता है। देयर एफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में इन अच्छे से काम नहीं करते सोप, और इनकी तो अनअफेक्टेड है। हार्ड वाटर में तो इनका तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। सोप ये बायोडिग्रेडेबल हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। यहीं पे एक जो चीज़ है वो गौर करने वाली है कि क्या चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप समझदार हैं। डिटर्जेंट के एडवांटेज क्या हैं? तो इसका पहला एडवांटेज तो ये है सोप साबुनों के तुलना में, कि सोप को हम हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते धोने के मकसद से, क्योंकि हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म कर्डी वाइट प्रिसिपिटेट कॉल्ड स्कम। अगर हार्ड वाटर में सोप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये कर्डी वाइट सफ़ेद कलर का कुछ पदार्थ मिलेगा जिसे स्कम कहते हैं। तो ये रहा, ये सोप को जब हमने इस्तेमाल किया कैल्शियम क्लोराइड जो कि हार्ड वाटर में होता है, तो हमें ये मिला स्कम, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और हम उसका कर लेंगे डिटर्जेंट का। और क्लीनिजिंग एजेंट ऑफ सोप ये कैसे काम करते हैं? तो देखो, बोथ सोप एंड डिटर्जेंट कंटेंट 2 पार्ट्स, चाहे साबुन हो चाहे सोडा हो, सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, डिटर्जेंट हो, तो दोनों में 2 पार्ट होते हैं। एक तो एक चीज है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ये क्या करता है? ये वाटर को रिपेल करता है, पानी को दूर फेंकता है, इसका नेचर ऐसा है। और दूसरा है शॉर्ट आइकनिक पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक है, और ये पानी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ये इसका नेचर है। तो ये रहा हाइड्रोफिलिक, ये क्या करेगा? पानी को अट्रैक्ट करेगा। ये है हाइड्रोफोबिक, ये पानी को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कुल मिला के ये केंचुए की तरह समझ लो, एक रिपेल करेगा और एक अट्रैक्ट करेगा, तो ये खिसकेंगे। आप समझ रहे हो, पानी के अंदर ये क्या करेंगे? खिसकेंगे, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी वही हो रही है, एक रिपेल करेगा एक अट्रैक्ट करेगा, रिपेल अट्रैक्ट, यही तो प्रॉपर्टी है खिसकने की। आगे बात करते हैं काम कैसे करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स लिंक इटसेल्फ टू द ऑयली डर्ट। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है किसी साबुन का, उसके मॉलिक्यूल्स खुद को जोड़ लेते हैं गंदगी के साथ में या ऑयल के साथ में, और बाद में क्या होता है? आयनिक एंड, और बाद में होगा क्या कि ये मान लो डर्ट है और इसमें ये साबुन के जो पार्ट हैं जो मैंने आपको पीछे बताया ये चिपक गए। अब ये चिपक तो गई है पानी में, अब ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा पानी के साथ में, और कुल मिला के धीरे धीरे ये अपने साथ में जो गंदगी होगी या ऑयल होगा, डर्ट होगा, उसको ये खिसका ले जाएगा, पानी के साथ में बहा ले जाएगा, क्योंकि ये तो भैया चलता है
और चलते चलते ये इससे चिपक गया, क्योंकि ये चिपक ही जाता है, गंदगी से इसकी प्रॉपर्टी में शामिल है कि ये ऑयल से चिपक जाएगा हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, और ये गंदगी को लेके रफू चक्कर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन है डिटर्जेंट को यूज करने की कुछ। तो पहली बात तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जाहिर सी बात है ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन होता है डिटर्जेंट को इस्तेमाल करने का कि ये पॉल्यूशन फैलाता है, तो इसका इस्तेमाल कम कम करें। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, और ये एक डिफरेंस भी है बड़ा सोप और उसके बीच में कि ये जो डिटर्जेंट होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये पॉल्यूशन फैलाता है, बल्कि सोप ऐसा नहीं करता। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें।